Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के लिए सेट नंबर 24 लेकर आया हूँ, जो कि हम लोगों की टीम के द्वारा एनटीपीसी का टेस्ट कराया जा रहा है। ये सेट 24 आज का मतलब सेशन है। इससे पहले हम लोगों की टीम के द्वारा सेट 23 तक कराया गया है। तो जो लोग भी हमारी टीम से नए जुड़े हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो हमारी टीम से पहले अवगत नहीं हुए थे, तो उन लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। उससे जो भी होगा हमारी तरफ से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा। दूसरी बात, जितने भी प्रीवियस वीडियोज़ हो चुका है, जैसे एनटीपीसी का जितने सारे वीडियोज़ हुए हैं, तो उसका पूरा प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हो। ठीक है, सेट 23 तक आप लोग देख लोगे। तो जिन्होंने भी एनटीपीसी का फॉर्म भरा है, जिनका भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, अगर जो आप लोग उस वीडियो को देखते हो तो आपको उस वीडियो के माध्यम से काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। एवं हमारे जो चैनल पे है बहुत सारे जो अपकमिंग अपडेट्स आते रहते हैं। जैसे अभी फिलहाल नोबेल प्राइज़ मिला था, तो एक शानदार ट्रिक के माध्यम से भी नोबेल प्राइज़ की एक वीडियो लाया गया, और जो भी अपॉइंटमेंट अभी हुआ उसके बारे में वीडियोज़ लाया गया। तो अगर जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उस तरीके से आपको वो हर कुछ देखने को मिलेगा। सारा वीडियोज़ वहाँ पे अवेलेबल है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना चाहिए। और ये जो सेट है वो एनटीपीसी का है, सीबीटी टेस्ट का है, और जिसमें 19 तारीख का ये पेपर है, जो कि 2016 में ये पेपर हुआ था, उसी समय का पेपर है। तो बस आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारी जो वीडियो है उसके लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में शेयर करना, ताकि जितना फ़ायदा आप उठा रहे हो उतने फ़ायदे वो लोग भी उठाएं। तो यही मोटो के साथ में हम लोग चल रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। ठीक है, प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान एक मानव जोड़ नहीं है। ये जोड़ पता है क्या है? ये जो हमारे एक बोन दूसरे बोन से जुड़े होते हैं ना, यही जोड़ के बारे में पूछ रहा है। ये जोड़ घटाव नहीं है, प्लस माइनस नहीं है। ये है हमारा हड्डी, एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ा होता है ना, एक दूसरे से जो परस्पर संबंध रहता है ना, उसके बारे में ये जोड़ के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और 4 में एक ऑप्शन जो है वो मानव जोड़ नहीं है। तो इसमें जो मैक्रो है वो मानव जोड़ नहीं है, बाकी जो तीनों जोड़ है वो मानव जोड़ है। चलिए मैं नीचे से देखता हूं। बॉल एंड सॉकेट। तो बॉल और सॉकेट युग्म एक प्राकृतिक जोड़ है। जैसे जो हमारा कुल्हा का जोड़ है ना, वही बॉल और सॉकेट जोड़ होता है। अब देखते हैं ग्लाइडिंग जोड़ क्या होता है। तो ग्लाइडिंग जोड़ होता है, यह एक साइनोबियल जोड़ होता है जिसमें सिर्फ ग्लाइडिंग घुमा भी होते हैं। जैसे कि कलाई का जोड़, कलाई आप लोग देख रहे हो ना, ये जो है आपका ग्लाइडिंग जोड़ है। ठीक है, उसके बाद सैडल जोड़ है। तो सैडल जोड़ भी एक साइनोबियल जोड़ है, जिसमें एक हड्डी दूसरे हड्डी पे रखी हुई होती है। एक हड्डी पहले हुआ, उसके ऊपर से दूसरा हड्डी होता है। ठीक है, जैसे आप घुड़सवारी होता है, जैसे आप घोड़ा पे बैठे रहते हैं, तो घोड़ा नीचे होता है, उसके ऊपर आप बैठे रहते हैं, तो उस टाइप का रिलेशन होता है आपका सैडल जोड़ के बारे में, जिसका उदाहरण है कार्पल्स और मेटाकार्पल्स। तो ये दोनों कार्पल्स के ऊपर मेटाकार्पल्स रखे होते हैं। तो ये जो है आपका सैडल जोड़ के बारे में है। लेकिन जो मैक्रो जोड़ है वो एक मानव हड्डी जोड़ नहीं है। तो आई होप आप लोग को ये चारों ऑप्शंस में अंतर, डिफरेंस पता चला होगा। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधना क्या कहा जाता है? जो पहले जो गणितीय गणना की जाती थी, पहले जो भी, अभी तो हमारे पास कैलकुलेटर वगैरह होते हैं, कंप्यूटर वगैरह होते हैं, हमारे फोन कैलकुलेटर अवेलेबल होते हैं, लेकिन पहले के समय में तो हमारे पास कोई कैलकुलेटर नहीं था। तो कुछ ना कुछ तो माध्यम रहा होगा गणित को गणना करने के लिए। तो जो पहले का गणितीय गणना का इस्तेमाल किया जाता था वो अबेकस के द्वारा गणितीय गणना की जाती थी। क्या होता था, मैं थोड़ा सा आपको चित्र बना देता हूँ। इस टाइप का होता था। ठीक है, यहाँ ऐसे 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 रहा, यहाँ पे ऐसे मूंगा टाइप का, मूंगा टाइप का, मूंगा टाइप का ऐसे बनाता था। तो ये इस टाइप का आप लोग अगर जो बच्चा लोग का स्लेट देखे होंगे तो उसमें ऐसा बना था। तो ये अवेकस जोड़ होता है, इसमें कलरफुल टाइप का दाना दाना होता है। तो उसके माध्यम से ही क्या होता था, प्राचीन गणितीय की गणना की जाती थी। इसका प्रयोग हो जाता था वो यूरोप, चीन, रूस में किया जाता था। ठीक है, यह आज भी समुद्री व्यापारियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो ये अवेकस जोड़ था जो कि प्राचीन गणितीय गणना के लिए
काफ़ी मदद करता था, ठीक है, काफ़ी हेल्प करता था प्राचीन गणितीय मतलब पुराने समय में गणित का गणना करने के लिए। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम बताइए। सबसे छोटी इकाई की मेमोरी मतलब मेमोरी का यूनिट पूछ रहा है, ठीक है, मेमोरी का यूनिट पूछ रहा है। तो सबसे जो स्मॉल आपका इकाई है वो क्या है, तो सबसे स्मॉल जो है वो टेराबाइट है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा होता है बिट होता है, उसके बाद निवल होता है, उसके बाद बाइट होता है, उसका ऑक्टेट होता है, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर एक्साबाइट, फिर जेटाबाइट, फिर योटाबाइट। समझे? तो योटाबाइट जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। फिर जो जेटाबाइट है ये भी उससे बड़ा है, और जेटाबाइट जो है वो योटाबाइट से छोटा है, और जो एक्साबाइट है वो जेटाबाइट से छोटा है, ठीक है। मैं आपको इसको अरेंज करता हूँ सबसे बड़े में, सबसे बड़े में योटाबाइट हो गया, योटाबाइट कैसे हो गया, उसका क्या हो गया, जेटाबाइट हो गया, तो ये जेटाबाइट का जे में ऐसे दे देता हूँ। और फिर एक्साबाइट हो गया, तो फिर एक्साबाइट ऐसे हो गया, तो ये ई से एक्साबाइट हो गया। लेकिन सबसे जो छोटा हुआ है वो टेराबाइट है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे छोटा जो है वो टेराबाइट है। लेकिन अगर जो ऐसे पूछा जाए कि सबसे छोटा जो होता है वो इकाई मेमोरी कौन होता है, तो वो बिट होता है। आप लोग सबको पता होगा कि बिट जो है वो मेमोरी का सबसे छोटा इकाई है। उसका निवल होता है, उसका बाइट होता है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कुछ भी आप डाउनलोड करते होगे तो बाइट में होता है, डाउनलोड होता है ना, तो वही मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन जो बिट है, बाइट तो थोड़ा सा उससे निबल से बड़ा हो गया, लेकिन जो बिट है वो सबसे छोटी इकाई मेमोरी का है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन जो कि टेराबाइट के बारे में था, और ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे छोटी इकाई हुआ। बाकी योटाबाइट और जेटाबाइट और एक्साबाइट ये सब टेराबाइट से बड़े हैं। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, खाली स्थान ऐतिहासिक मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष कार्यक्रम के पीछे उल्लेखनीय व्यक्तित्व था। तो जो आपका ऐतिहासिक मंगल ऑर्बिटर हुआ अंतरिक्ष कार्यक्रम था, उसमें किन व्यक्ति का कार्य काफ़ी सराहनीय रहा, काफ़ी अलग लेवल का रहा है, तो उनका नाम बताना है। तो ये थे के राधाकृष्णन, जिनका ऐतिहासिक मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनका उल्लेखनीय कार्य रहा था। जो आपका के राधाकृष्णन जी थे वो एक भारतीय वैज्ञानिक थे जो कि दूसरों के महत्वपूर्ण पदों को रहकर सेवा कर चुके हैं, जैसे चंद्रयान मिशन। ये ऐतिहासिक मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये राधाकृष्णन जी हैं जो दूसरे के कार्यभार संभाले थे, और उसके बाद से आपका चंद्रयान 1 में इनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है अपने देश के लिए, ठीक है। और यह जो है एक भारतीय वैज्ञानिक है। ये था आपका के राधाकृष्णन के बारे में। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, टेबल दानेदार चीनी समानता के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। ये टेबल दानेदार चीनी क्या होता है, तो ये सुक्रोज जो होता है वो उसको टेबल दानेदार चीनी के रूप में जाने जाते हैं। देखिए टेबल कैसे बनता है, चरखू टाइप टेबल बनता है, और आप लोग चीनी खाते होगे तो देखते होगे कि दानेदार तो पहले होता ही है, और उसका क्या होता है आपका चरखू टाइप बना जाता है, ठीक है, चरखू टाइप बनाता है, चार आकार का बना होता है, तो उसी को बोलते हैं टेबल दानेदार चीनी, ठीक है। सुक्रोज को पराया टेबल दानेदार शुगर के नाम से जाना जाता है। यह गन्ने से प्राप्त की जाती है। आपको सबको पता है कि आपका जो चीनी है वो गन्ने से पाया जाता है। फल और सब्जियों में भी सुक्रोज की प्राकृतिक स्रोत होती है। जो हम लोग फल खाते हैं, सब्जी रहता है, तो उनमें भी आपका सुक्रोज का मात्रा पाया जाता है। सुक्रोज जो होता है वो दानेदार चीनी के रूप में पाई जाती है। तो आप लोग सबको पता होगा, आप लोग अगर घर से बिलोंग्स करते हो, आप लोग घर से तो करते ही हैं भाई, ये कौन सा बात बोलना हुआ घर से बिलोंग्स करते हो। तो जो भी लोग घर में रह रहे होंगे, वो जो लोग भी चीनी खाते होंगे, जो लोग भी चीनी का यूज़ करते हैं, तो उन्हें पता चलता होगा कि चीनी जो होता है वो सुक्रोज का बना होता है, और सुक्रोज का एक दानेदार चीनी होता है। आप लोग सब चीनी के बारे में पता होगा। ये सुक्रोज जो होता है वो टेबल दानेदार चीनी का समांतर रूप है। ये था पांचवा क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था। जो वर्तमान समय में उसका नाम क्या है, जो पहले विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था। तो ये जो हम्पी है, हम्पी जो है वो एक गांव है और मंदिरों का यह कस्बा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व ऐतिहासिक विरासत के रूप में नामांकित किया गया है। वर्तमान समय में हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था, ठीक है। जो अभी जो हम्पी है ना, वो पहले विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था, ठीक है। तो ये था आपका विजयनगर साम्राज्य के बारे में। आप लोग को बताना है कि विजयनगर साम्राज्य जो हुआ था उसको, उसका फाउंडर क्या, उसका जो फर्स्ट आपका राजा था वो कौन था, सबसे प्रचलित राजा कौन था, ये आप लोगों को बताना है। 2 क्वेश्चन का आंसर। तो ये था छठा क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में किया गया था। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है बारदोली सत्याग्रह के बारे में। आप लोग सबको पता होगा बारदोली सत्याग्रह क्या है। तो ये जो है वो वल्लभ भाई पटेल के
मतलब नेतृत्व में किया गया था बारदोली सत्याग्रह। जो बारदोली सत्याग्रह था ये भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय ये क्यों हुआ था पहले ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो उस समय जो प्रांतीय सरकार ने थी वो किसानों के लगान में यानी जो टैक्स था उसमें 22% तक की वृद्धि कर दी थी। पटेल जी के द्वारा इस लगान को जमकर विरोध किया गया काफ़ी, क्योंकि ये किसान को काफ़ी मतलब टोलरेट करने वाला चीज़ था। अब कोई किसान पे 22% आपका लगान लगा दे, टैक्स लगा दे, तो किसान पे तो इसका गलत इंपैक्ट पड़ेगा ही। तो ये पटेल जी के द्वारा इस लगान का जमकर विरोध किया गया था। हालांकि सरकार ने इस सत्याग्रह को आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए थे, सरकार द्वारा काफ़ी हार्ड स्टेप लिया गया था, पर अंततः विवश होकर उसे किसानों की मांग को मानना पड़ा, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने मूड में बने थे, क्योंकि मैं तो इसको लगान को कम करा के ही रहूँगा। तो लास्ट में क्या हुआ कि सरकार को विवश होकर यह किसानों की मांग को मानना पड़ा और बाद में यह कर 22% से घटाकर 6.03% कर दिया गया। जो 22% था वो 6.03% कर दिया गया। सोच लिए कितना सहूलियत मिला था इनके कार्यभार के कारण, इनके जो काम किए थे उनके कारण। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहाँ की जो महिलाएं थी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली थी। तो वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि हुई थी वो बारदोली सत्याग्रह के समय मिला था, और वो मतलब गुजरात के महिलाओं के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। तो ये था आपका बारदोली सत्याग्रह के बारे में फैक्ट्स, जो कि वल्लभ भाई पटेल का काफ़ी योगदान रहा है इस आंदोलन में, इस सत्याग्रह में। तो ये था 7वां क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कक्ष यानी ऑर्बिट में एक अंतरिक्ष स्टेशन नहीं था। ये कौन सा जो है वो यहाँ पे एक अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जो पहले जो मीर है और सैल्यूट 7 है और ये जो स्काई लैब है, ये जो तीनों जो है वो अंतरिक्ष स्टेशन है। ये क्वेश्चन पर अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है। तो जो ऊपर का 3 जो है ना, ये तीनों जो है वो अंतरिक्ष स्टेशन है। जबकि जो वाइजर 1 है वह एक नासा द्वारा छोड़ा गया एक अंतरिक्ष प्रोब है। प्रोब मतलब जो छानबीन करता है, जो जांच करता है ना, तो वही बोलते हैं। ये जो वाइजर 1 है, वाइजर 1 जो है वो एक अंतरिक्ष मिशन के द्वारा छोड़ा हुआ प्रोब है। इसका मिशन अंतरिक्ष की बाहरी सतह का अध्ययन करता था, अतः यह एक अंतरिक्ष स्टेशन नहीं था। ये जो वाइजर था वो अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है, ये जो है वो आपके नासा के द्वारा छोड़ा हुआ एक अंतरिक्ष प्रोब है। ठीक है, तो ये था 8वां। अगला प्रश्न देखते हैं, एमआरआई किसका संक्षिप्त रूप है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और हमारे लाइफ से भी थोड़ा जुड़ा है, क्योंकि जिन्हें भी कुछ तकलीफ महसूस हुए हैं, जिन्हें टिश्यू का कुछ इशू है, तो उन लोगों को एमआरआई करना पड़ता है। और ये एक एक्सरे का बड़ा रूप है। एक्सरे तो छोटा रूप है, जो नॉर्मल हम लोगों का कभी फ्रैक्चर होता है तो उससे एक्सरे कराता है ताकि कहाँ हमारे बोन में कहीं टूटा है, क्या फूटा है, तो वो हम लोग को एहसास होता है। लेकिन हम लोग को जो कुछ टिश्यू है, जो हमारी बॉडी का आंतरिक भाग है, उसमें अगर जो कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग एमआरआई कराते हैं। और एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, समझे। तो ये जो होता है उसमें एमआरआई कराने में लगभग 15 से 90 मिनट का समय लगता है। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर का कौन सा भाग कितना बड़ा हिस्सा का स्कैन किया जाना है। जितना बड़ा हिस्सा रहता है उसको स्कैन करने में उतना समय लगता है, समझे। तो ये जो होता है वो रेडिएशन के बजाय मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है। जैसे आपका एक्सरे है तो वो रेडिएशन पर काम करता है, लेकिन जो आपका एमआरआई होता है वो रेडिएशन के बजाय मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है। इसलिए एक्सरे और सीटी स्कैन से ये थोड़ा अलग है, समझे। ये पूरे शरीर में जहाँ हाइड्रोजन होता है उसके घूमने से एक इमेज बनाती है। ठीक है, शरीर में हमारे 70% पानी होता है, आपको सबको पता होगा। इसीलिए हाइड्रोजन स्पिन के जरिए बने इमेज के शरीर पर हुए जो भी हमारे शरीर पे जो भी इमेज बनते हैं उससे ये रियलाइज होता है। ठीक है, तो ये आपका बॉडी में हाइड्रोजन है ना, उससे ही इसका रिलेशन होता है और इससे ही पता होता है। हमारे दिमाग या घुटना या रीढ़ की हड्डी जैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जहाँ कभी भी सॉफ्ट टिश्यू होती है, मतलब टिश्यू का कुछ दिक्कत होता है, मतलब हमारे बॉडी में उत्तक का दिक्कत होता है, तो उनका अगर एमआरआई स्कैन होता है तो हाइड्रोजन स्पिन के थ्रू इमेज बनते हैं और बाद में ये पता लगाया जाता है कि शरीर में उन हिस्सों में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। तो ये मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग के थ्रू ये सारा चीज़ होता है, समझे। तो ये था आपका एमआरआई के बारे में। अब अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पाकिस्तान की राजधानी का नाम बताइए। और काफ़ी अच्छा प्रश्न है और काफ़ी हलवा प्रश्न है। ठीक है, आप लोग सबको पता होगा कि पाकिस्तान का जो राजधानी है वो कहाँ है,
इस्लामाबाद है, ठीक है। लेकिन ये 1966 में ये इसका आपका औपचारिक राजधानी बना था। इसके पहले जो इसका राजधानी था वो कराची था, ठीक है। और जो कराची था वो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा बनाया गया था। और इस्लामाबाद बना था वो 1967 में इसका औपचारिक राजधानी के रूप में बना गया था। तो ये था पाकिस्तान के बारे में फैक्ट्स। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं क्रायोजेनिक दर्शाता है। तो जो क्रायोजेनिक होता है वो क्या दर्शाता है? तो ये कम तापमान को दर्शाता है। भौतिक में क्रायोजेनिक जो होते हैं वो एक पदार्थ के उत्पादन और व्यवहार के बारे में बहुत निम्न ताप पर अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इस क्रायोजेनिक में वो क्या होता है कि बहुत लो टेम्परेचर पे इसका अध्ययन किया जाता है। हालांकि क्रायोजेनिक्स का निश्चित तापमान निर्धारित नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अनुभव लगाया है कि एक गैस क्रायोजेनिक्स हो सकती है यदि उसे -50 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तरलीकृत किया जाए, ठीक है। अगर कोई गैस को -50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तरलीकृत करेंगे तो ये क्रायोजेनिक गैस हो सकते हैं। तो ये कम तापमान के बारे में इसका अध्ययन किया जाता है क्रायोजेनिक के थ्रू। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो माइक्रोचिप्स होता है उसको बनाने के लिए क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो ये सिलिकॉन के थ्रू माइक्रोचिप्स बनाया जाता है। सिलिकॉन एक आधारभूत पदार्थ है जिससे कंप्यूटर, माइक्रोचिप्स, ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन डायोड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट बनाए जाते हैं, क्योंकि इसकी आणविक संरचना इसको एक आदर्श अर्धचालक का रूप में बनाती है। तो आप लोग सिलिकॉन से अवगत होगी ही और माइक्रोचिप से भी अवगत होंगे। कंप्यूटर में माइक्रोचिप्स होता है, ट्रांजिस्टर में माइक्रोचिप्स होता है। तो जो माइक्रोचिप्स होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। तो ये था आपका माइक्रोचिप्स के बारे में। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है। इसमें आपका कुछ 4 है ऑप्शन है, जिसमें 3 जो है वो आपका लोक नृत्य शैली है और एक जो है वो लोक नृत्य शैली नहीं है। तो कौन सा इसमें लोक नृत्य शैली नहीं है? तो जो एक कुचिपुड़ी जो है वो एक शास्त्रीय नृत्य शैली है, जबकि बाकी तीनों है, तीनों में राउत नाच, छऊ या कालबेलिया। तो ये तीनों जो है वो आपका लोक नृत्य शैली है, ठीक है। राउत नाच क्या है? तो राउत नाच जो है वो छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय के द्वारा ये डांस किया जाता है। कहाँ किया जाता है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ किया जाता है? छत्तीसगढ़ में। और ये आदिवासी के द्वारा किया जाता है। छऊ जो है, ये जो छऊ जो है वो बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड में एक प्रचलित लोक नृत्य है, ठीक है। जो छऊ जो है वो झारखंड और बंगाल और उड़ीसा में यह एक प्रचलित लोक नृत्य है। और जो कालबेलिया जो है वो कालबेलिया जनजाति के द्वारा की जाती है। तो ये भी जो है वो आपका एक लोक नृत्य का पार्ट है। कुचिपुड़ी, अब कुचिपुड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। आंध्र प्रदेश की ही नहीं, यह पूरे दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के दिबी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा है, जहां के रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते हैं। तो वहां के जो भी ब्राह्मण लोग होते हैं वो इस कुचिपुड़ी में डांस करते हैं। तो ये था आपका लोक नृत्य शैली के बारे में। जो भी और अन्य शास्त्रीय नृत्य शैली था, मतलब आपका एक ये कुचिपुड़ी जो था वो शास्त्रीय नृत्य शैली था, बाकी 3 जो था लोक नृत्य शैली था। उसके बारे में आपको बताया हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आपका भी फर्ज बनता है कि मुझे मोटिवेट करने के लिए आप वीडियो को लाइक करो। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में पता है क्या होता है? जो आप गाड़ी का साइलेंसर देखते हो ना, वही एग्जॉस्ट का उसे बोला जाता है। थोड़ा इंग्लिश शब्द में उसे एग्जॉस्ट बोला जाता है, थोड़ा सा स्मार्ट शब्द में एग्जॉस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो जो ऑटोमोबाइल जो होते हैं, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसे हटा देता हूँ। जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है उसमें लेड समाविष्ट होते हैं। लेड मतलब क्या होता है? शीशा। पता है शीशा मतलब शीशा एक तत्व है, उसका बात हो रहा है। ये शीशा ये नहीं, आईने वाला शीशा नहीं। तो जो लेड होता है वो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व है। लेड एक काफ़ी खतरनाक तत्व है जो कि बोन्स और दांतों पर जमा होता है और यह शरीर में काफ़ी हानि पहुंचाता है, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल के द्वारा जो एग्जॉस्ट होता है उसमें लेड उससे बाहर निकलता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए, इससे ज़्यादा कोई ऑटोमोबाइल चलेंगे। आप लोग दिल्ली के बारे में सब पता होगा कि दिल्ली में बहुत सारे कार चलते हैं, बहुत सारे ट्रैफिकिंग होते हैं। तो मतलब ट्रैफिक होते हैं, बहुत सारे बसेस चलते हैं, बहुत सारे बाइक चलते हैं, जिससे क्या होता है कि लेड का मतलब आपका जो भी वायु प्रदूषण होता है तो उसमें लेड का मात्रा होता है और वो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी हानिकारक हो जाता है। तो ये था ऑटोमोबाइल्स के एग्जॉस्ट के बारे में, जहाँ पे लेड समाविष्ट होते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में
कौन 2 बार कार्य किए हैं? तो इनका नाम गुलजारी लाल नंदा है, जो कि भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किए हैं। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा जो थे वो एक भारतीय राजनीतिक थे और एक अर्थशास्त्री भी थे, जिन्होंने लेबर के मुद्दों को बहुत ध्यान रखा। वह 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। एक बार जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर 1964 में, कब किया था? 1964 में। और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु पर 1966 में। 2 साल गैप पर पहले आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन हुए, तब एक ये मतलब कार्य किए गुलजारी लाल नंदा, और जब ये फिर लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ तब 1966 में ये कार्य किए। तो ये 2 बार गुलजारी लाल नंदा जी जो हैं वो 2 बार दोनों के निधन पे, आपका लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू के निधन पे, ये कार्यवाहक के रूप में आपके प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाले हैं। ये था 15 क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ क्या होता है? सी और टी का अर्थ क्या होता है? थोड़ा सा मैं इसे रिमूव करता फिर से। तो सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ, तो सीटी का होता है, सी मतलब कंप्यूटेड और टी मतलब टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, जो कंप्यूटर टोमोग्राफी होते हैं वो सीटी स्कैन के विशेष क्षेत्र के अंदर फोटोग्राफ एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणों, एक्स रे के थ्रू ये आपका सीटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग सीटी स्कैन के बारे में पता होगा, एमआरआई के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो उस महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताना है जो कि दुनिया की पहली प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। तो उनका नाम वेलेंटिना तेरेस्कोवा। कौन सा? वेलेंटिना तेरेस्कोवा जो थे, वह जो एक सेवानिवृत्त रूसी कॉस्मेटिक इंजीनियर और राजनीतिक थे। ठीक है, वह अंतरिक्ष में उड़ने वाली पहली महिला थी। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, जिनका नाम वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें किस चीज़ की बनी होती हैं? जो हम लोग यूज़ करते हैं ना पानी का बोतल, जब भी हम लोग कभी ट्रैवलिंग करते हैं तो पानी की बोतलें बेचने के लिए आते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं वो जो आपका प्लास्टिक की बोतल होते हैं वो किस चीज़ का बना होता है? तो ये पॉलीथिलीन का बना होता है, जो कि कई स्टेप्स में इसको बनाया जाता है। जो पानी की बोतलें होती है मुख्यतः पॉलीथाइलिन तेरेफथेलेट के द्वारा बनाई जाती है। यह जो होता है वो एक काफ़ी मजबूत और हल्का पदार्थ होता है। आपका पॉलीथैलिन के द्वारा आपका पानी की जो बोतल होती है वो बनाई जाती है, जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं। आप कभी भी ट्रैवलिंग करते हैं, जो भी करते हैं, तो वहाँ पे जो ये आपका प्लास्टिक की बोतल होता है वो पॉलीथैलिन का बना होता है। तो ये था हमारा आज का 18वां क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने भारत में नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में कितने रूप में वर्गीकृत किया है? ठीक है, तो कुल 12 रूप में भारत की जो प्रमुख नदियां हैं, जो भारत के कुछ 12 इंपॉर्टेंट नदी हैं, जिससे मतलब हर राज्य का मतलब आपका जो भी सिंचाई का काम होता है, तो उसमें कुछ 12 इंपॉर्टेंट नदी हैं, जिससे जो भारत सरकार के द्वारा इशू किया गया कि 12 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी हैं जिससे हम लोग का सिंचाई का सब मतलब सोर्सेज है। ठीक है, तो ये कुल 12 नदी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है। तो ये था आपका 19वां क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत पाक युद्ध नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को मैं काफी एक्सप्लेन करने वाला हूं कि जो ये क्वेश्चन है ना, इसलिए करने वाला हूं एक्सप्लेन क्योंकि ये आपके हर एक एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इस लिहाजे से मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। बस आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत पाक युद्ध नहीं है? तो ये जो 1962 का ये युद्ध है ना, वो भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं है, ये भारत और चाइना का युद्ध है। इंडिया से और चाइना का युद्ध हुआ था, यही आपका 1962 का युद्ध है। चलिए मैं और जो 3 ऑप्शन है उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले 1947 का है। ये जो 1947 1948 के बीच में चला था, जिसको फर्स्ट कश्मीर वार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसको फर्स्ट कश्मीर वार के रूप में जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि पाकिस्तान की सेना ने समर्थन के साथ हजारों की संख्या में जनजातीय लड़ाकों को कश्मीर में प्रवेश कर दिए थे। ठीक है, और राज्य के कुछ हिस्सों पर हमला कर उन पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान का जो आपका था ना जनजातीय लड़ाकू थे, उनको आपका कश्मीर में भेजा गया और उनको राज्य को हिस्सा को कब्जा करने का उद्देश्य से वो लोग आए थे, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, भारत में सैन्य सहायता प्राप्त हुए और सैन्य सहायता से क्या हुआ, कश्मीर के महाराजा को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का हस्ताक्षर किए, जिसके बाद फिर आपका ये भारत पाक युद्ध समाप्त हुआ। और ये जो आपका उस समय राजा थे ना कश्मीर के, राजा हरि सिंह, तो वही
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किए थे, उसके बाद ये सब कुछ सॉर्ट आउट हुआ था। तो ये था आपका 1947 का। अब 1965 में क्या होता? तो जो ये 1965 का जो वॉर है, इसको पाकिस्तान के जिब्राल्टर ऑपरेशन के साथ शुरू हुआ था। ये जो आपका 1965 हुआ था ना, वो ऑपरेशन ऑफ जिब्राल्टर के साथ शुरू हुआ था, जिसके अनुसार पाकिस्तान की योजना जम्मू कश्मीर में सेना भेजकर वहां के भारतीय शासन के विरुद्ध शुरू करना थी। ठीक है, जो भी भारतीय का शासन वहां हो रहा था ना, उसके विरुद्ध जम्मू कश्मीर में सेना को भेजकर उसके बाद मतलब वही मोटो था कि बस हस्तक्षेप करना है अपना, वो कश्मीर को अपने में मिलाना है, ऐसा कुछ था। इसके जवाब में भारत ने भी पश्चिम पाकिस्तान के बड़े पैमाने पर सैन्य हमला शुरू कर दिया। बाद में सोवियत संघ और यूएनओ द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप करने के बाद यह युद्ध विराम की घोषित किया गया था। उसके बाद 1966 में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच में ताशकंद समझौता हुआ था, और उसके बाद ये मैटर सारा कुछ सॉर्ट आउट हुआ था। तो ये था आपका 1965। अब है 1971। तो 1971 जो था वो भारत पाकिस्तान के बीच में यह तीसरा युद्ध हुआ था। पहले 1947, उसके 1965, फिर ये 1971। ये जो था वो भारत का और पाकिस्तान के बीच में तीसरा युद्ध था। इस युद्ध में लगभग 94,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की भारत द्वारा बंदी बना लिया गया था। इस युद्ध में पाक की हार देखते हुए पाक की तरफ यानी पाकिस्तान की तरफ से आपका यूएसए जो है, अमेरिका जो है, अभी हमारा बहुत अच्छा हिमायती है ना, बहुत अच्छा फ्रेंड है ना, उस समय जो यूएसए था और उसका कुछ मित्र देश जैसे आपका ब्रिटेन हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, ये लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, और भारत की तरफ से कौन था? अभी भी बहुत अच्छा दोस्त है हम लोगों का, रसिया, जो भी अभी हम लोग का दोस्ती चलता है व्लादिमीर पुतिन से। तो बस एक सोवियत संघ था जो भारत को साथ दे रहा था। ठीक है, उन्होंने पहले ही चताया, बोला पाकिस्तान वगैरह से, और जो ब्रिटेन आ रहे थे, जो यूएसए आ रहे थे, कि अगर जो कोई समझ रहे हैं कि भारत कमजोर है तो गलतफहमी नहीं पाले। उनसे रिक्वेस्ट है, मेरा आग्रह है, विनती है, प्रार्थना है कि वो लोग वापस लौट जाएं। लेकिन यूएसए भी कहाँ मानने वाला, बोला ना हम तो पाकिस्तान का साथ देवे करेंगे। जब ऐसा हुआ तो सोवियत संघ वाला भी यूएसए मतलब आपका रसिया वाला भी आ गया, और इंडिया को तरफ से मतलब उसको एक कोई द्वीप था, मतलब आपका समुद्री जगह पे, वो मतलब समुद्र से वो लोग आ रहे थे, आपका यूएसए वाला और ब्रिटेन और फ्रांस वाले सब लोग आ रहे थे। तो बीच में ही उसको रसिया वाले आके उन लोगों को बैंड बजाए, और उसके बैंड बजाने के बाद वो लोग जैसे ही देखे ना कि रसिया का आपका मतलब सैनिक लोग आ रहा है, तो वो लोग 9-2-11 हो गए। तो वही 1971 में, जो 1971 का जो रसिया साथ दिया था ना, उसका वजह था कि आपका रसिया और इंडिया के साथ में आपका सैन्य सहायता का वार्ता हुआ था। ठीक है, जो कि आपका 1948 में हुआ था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे, और उनके बीच में ये वार्ता हुआ था कि अगर जो हमें या आपको कभी भी सैन्य सहायता की जरूरत हुआ, कभी भी कुछ दिक्कत हुआ, तो हम आपके साथ में हैं और आप हमारे साथ में हैं। तो इसी कुछ मतलब आपका सेटलमेंट के कारण रसिया हम लोग का साथ दिया था, और ये तब से ही हमारा काफ़ी जिगरी दोस्त है। ठीक है, तो अभी ना हमारा यूएसए फ्रेंड बना है, लेकिन पहले हमारा रसिया से कुछ बहुत अलग लेवल का याराना था। ठीक है, तो ये था आपका 1971 का। 1962 जो था, यह जो था वो एक चीनी सीमा विवाद के रूप में जाना जाता है। इंडिया और चाइना का वार हुआ था। यह जो था वो एक चीनी सीमा, जो चीन लोग का बॉन्डी से ये कन्फ्लिक्ट था। ठीक है, विवादित हिमालय सीमा युद्ध के लिए एक मुख्य बहाना था, लेकिन अन्य मुद्दों भी काफ़ी भूमिका निभाई। जैसे दलाई लामा का शरण हम लोग दिए थे, वो वाला, मैकमोहन रेखा पर सैनिकों की संख्या हम लोग बढ़ाए थे, तो उसका, तो ये 1962 यही हुआ था, ये जो कि आपका इंडिया और चाइना के बीच में ये वॉर था। अभी भी फिलहाल हमारा इंडिया चाइना से मुद्दा कुछ दिन पहले गर्म था, अभी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, थोड़ा सा शांत हुआ है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। आप लोग को अगर जो नहीं पता होगा तो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा सुनने में। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सॉइल हेल्थ कार्ड के से संबंधित नहीं है, यानी सॉइल हेल्थ कार्ड से संबंधित नहीं है। ये 3 ऑप्शन इसमें है जो कि सॉइल हेल्थ कार्ड से संबंधित है। एक ऑप्शन जो है वो सॉइल हेल्थ कार्ड से संबंधित नहीं है। तो उस ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन है, वह राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित स्कीम है। तो ये बिल्कुल गलत है। ये जो है वो आपका राज्य सरकार के द्वारा ये स्कीम नहीं है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है वो केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है।
यह मिट्टी के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कराता है और किसान को उत्पादक बढ़ाने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। यह फसल के हिसाब के उर्वरक के प्रयोग के बारे में बताता है। अतः जो पहला विकल्प हमारा है ये सही नहीं है कि यह राज्य सरकार का एक द्वारा चलाई गई स्कीम है, ये बिल्कुल गलत है। ये आपका केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम है। तो ये था आपका 21वां क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है, ऊष्मा प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। संबंधित नहीं है, ये नहीं पर ध्यान दीजिएगा। जो ताप ऊर्जा का माप जो है वो ऊष्मा के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। भौतिकी में ऊष्मा का मतलब है कि जो ऊर्जा का तापांतरण के कारण एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हो जाती है। ऊष्मा तापांतरण क्या, ऊष्मा का प्रत्यक्ष रूप क्या, तापांतरण क्या होता है कि हमारे बॉडी से किसी और के बॉडी में, एक बॉडी से हमारे बॉडी नहीं, वो एक बॉडी का निकाय होता है। मतलब बॉडी इंसान का बॉडी नहीं, अलग, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जाना, तो वो होता है ऊष्मा तापांतरण, यानी ऊर्जा का तापांतरण का कारण होता है। ठीक है, यह विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में बहती है। यह ऊष्मा गतिकी की विशेषताएं को दिखाता है, लेकिन यह सीधे तापीय ऊर्जा के मापन से संबंधित नहीं है। ठीक है, यानी तापीय ऊर्जा के आपका मापीय से संबंधित नहीं है। ऊष्मा प्रत्यक्ष का रूप ये था आंसर। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के मार्शल आर्ट का एक खेल है, इसमें कौन एक ऑप्शन जो है वो भारत के मार्शल आर्ट का खेल नहीं है। यहाँ पे मैं नहीं छोड़ दिया हूँ, आप लोग नहीं नोट कर लीजिएगा। तो जेल हाउस जो रॉक है वो भारत की मार्शल आर्ट का खेल नहीं है। यह अमेरिका में खेली जाने वाली एक विभिन्न मार्शल आर्ट का मिश्रण है। ठीक है, ठांगटा सिलवासा, ये ठांगटा सिलबम और परिखांदा और एक काली पुतरी है, ये सब जो है वो भारत की खेली जाने वाली मार्शल आर्ट है। ये तीन ऑप्शन, ठांगटा, सिलम्बम, परिखांदा और एक कलियात पुतरी, ये थोड़ा सा नाम अल्टर है, जो कि भारत में एक मार्शल आर्ट का खेल है। लेकिन जेल हाउस ऑफ रॉक जो है वो अमेरिका के द्वारा खेला गया एक विभिन्न मार्शल आर्ट का मिश्रण है। तो ये था आपका 23वां क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाशगंगा में बुनियादी प्रकार में एक नहीं है। जो आकाशगंगा है उसमें बुनियादी प्रकार में एक नहीं है। आकाशगंगा का मुख्यतः 3 प्रकार है। एक होता है स्पायरस, दूसरा होता है इलिपिटोकल्स होता है, ठीक है, इलिपिटिकल्स, ठीक है, जिसका हिंदी बोलते हैं दीर्घवृत्तीय, और तीसरा होता है इरेगुलिया, ठीक है, रेगुलिया। ये 3 जो है वो हमारे आकाशगंगा का प्रकार है, लेकिन जो रेगुलर्स है वो आकाशगंगा का बुनियादी प्रकार नहीं है। तो ये था। अगला प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक क्या है? जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो क्या है? तो वो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है जिसका इस्टेब्लिशमेंट 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था, और ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के थ्रू ये आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण करना। यह जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट है। तो ये था आपका 25वां क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको 2010 के एक्ट के थ्रू ये बनाया गया था। और इसका क्या उद्देश्य था, काफी इंपॉर्टेंट है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का उद्देश्य, बनाने का उद्देश्य था पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण करना। ठीक है, तो ये था आपका 25वां प्रश्न। अगला प्रश्न है, पवित्र शहर मक्का कहाँ स्थित है? तो जो पवित्र शहर मक्का जो है वो कहाँ है? सऊदी अरबिया में है। कहाँ है? सऊदी अरबिया। और सऊदी अरबिया के हैजाज क्षेत्र में। कहाँ है? हैजाज, थोड़ा सा मेरे को ये हटाने दीजिए, हैजाज क्षेत्र, ठीक है, और ठीक है, इसमें मैं लिख नहीं पाता हूँ। तो हैजाज क्षेत्र है सऊदी अरबिया का, जहाँ मक्का शहर है। ठीक है, और मक्का जो है वो मुस्लिम धर्म के पवित्र शहर माना जाता है, जहाँ मुस्लिम लोग हज यात्रा के लिए जाया करते हैं। तो ये था आपके मक्का के बारे में, जो कि सऊदी अरबिया में है। अगला प्रश्न है, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो कांच का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो क्या है? सिलिका है। सिलिका जो है वो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। कांच बनाने में 2 तरह की सिलिका का प्रयोग किया जाता है। 2 टाइप का सिलिका होता है। ठीक है, पहली क्रिस्टलाइज सिलिका होता है और दूसरा फ्यूज सिलिका होता है। क्रिस्टलाइज सिलिका और दूसरा फ्यूज सिलिका। तो कांच बनाने में ये दोनों सिलिका का यूज किया जाता है। तो ये था आपका 27वां क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न है, डाटा रूपांतरण के साथ क्या सच नहीं है? तो डाटा रूपांतरण जो है एक संस्करण से दूसरे संस्करण के अपग्रेड करना होता है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए डाटा रूपांतरण का यूज किया जाता है। तो यह था आपका 28वां प्रश्न। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के द्वारा
ऑफसाइट सेंटर से डाटा एक्सेस करने को क्या कहा जाता है? तो जो आपका डाटा एक्सेस करने का ऑफसाइट सेंटर से इंटरनेट के थ्रू किया जाता है उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो वास्तव में इंटरनेट आधारित प्रक्रिया है और कंप्यूटर एप्लीकेशन का इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट पर सर्वरों में जानकारी हमेशा के लिए भंडारित रहती है और ये उपयोग डेटा डेस्कटॉप, नोटबुक आदि अस्थायी रूप से भंडारित रहती है। आप देखते होंगे ना आपके फोन में क्लाउड होता होगा, जहां पे आप कोई चीज़ को स्टोर करना है तो वो क्लाउड के थ्रू स्टोर रहता है। तो ये था आपका 29वां प्रश्न। अब आज का आखिरी प्रश्न है जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपके एग्जाम पॉइंट में से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तु पानी में तैरती है। अगर जो कोई चीज़ तैरता है, अगर जो कोई वस्तु को आप पानी में फेंक दिए वो तैर रहा है, तो वो किस सिद्धांत के थ्रू, किस नियम के थ्रू वो वस्तु पानी में तैरता है? तो वो आर्किमिडीज सिद्धांत के, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के थ्रू कोई भी वस्तु आपके पानी में तैरता है। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? तो किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लवन बल, ठीक है, उस वस्तु के द्वारा विस्थापित तरल भार के बराबर होता है। अन्य शब्दों में कह सकते हैं किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लवन बल या उस वस्तु का विस्थापित तरल भार के बराबर होता है। अगर जो जैसे आप देखते होंगे ना, कोई बाल्टी है, बाल्टी में पानी पूरा लबालब भरा हुआ है, अगर जो आप कोई सामान वहां पे डालते हो तो क्या होता है, पूरा भरा हुआ, तो क्या कोई सामान का जितना अगर वेट आप डालें ना उतना वेट का पानी बाहर आ जाएगा। तो ये आर्किमिडीज सिद्धांत पर ही काम करता है, ठीक है, जिसमें आपका ई बराबर होता है, ई बराबर mg बराबर pf इंटू gv, ठीक है। थोड़ा सा मैं अच्छा से लिख देता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। ई बराबर आपका mg इक्वल टू pf gv, ठीक है, जिसमें जो pf होता है वो द्रव का घनत्व को दर्शाता है और g जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण को दिखाता है और जो v होता है वो द्रव द्वारा हटाए गए द्रव का आयतन को दिखाता है, ठीक है, और जो E होता है वो उत्प्लवन बल को दर्शाता है। तो आप लोग सब पता होगा कि जब पानी कोई भरा रहता है उसमें हम कुछ भारी सा वेट डालते हैं तो जितना अगर वेट उस सामान का होता है उतना वेट का पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर कार्य करता है। जो भी वस्तु तैरता है वो आर्किमिडीज सिद्धांत पे काम करता है पानी में, ठीक है। तो ये था आपका आज का एनटीपीसी का 30 प्रश्नों का सॉल्यूशन। आई होप आप लोग को मजा होगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। और बस आप लोग को करना क्या है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना है, कमेंट करना है और दोस्तों यार में बहुत शेयर करना है, ठीक है, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स मैं जो देख रहा हूँ ना तो थोड़ा सा काफ़ी दुख हो रहा है, ठीक है। पहले जो लोग देखते थे, वीडियो को देखते थे, उनकी संख्या थोड़ा ज़्यादा होती थी, लेकिन पता नहीं आप लोग बीच में क्यों शांत सा पड़ गए हैं। आपकी एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आने वाली है भाई, तो अपना मेहनत को बिल्कुल कंटिन्यू रखो, निरंतर अपना मेहनत करते रहो। अगर जो निरंतर आपका मेहनत रहेगा तो आपको एग्ज़ाम में कभी भी कुछ परेशानी नहीं होगी। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है, और अच्छा लगा तो लाइक तो करना ही है आपको। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद।